चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर चलते हैं। साल 1813 और उसका चार्टर एक्ट। ये सिर्फ कोई मामूली कानून नहीं था, बल्कि ये वो लम्हा था जहां से ब्रिटेन और भारत के रिश्ते की पूरी कहानी ही बदलने वाली थी। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे एक अकेली प्राइवेट कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ खोने लगी। इसी सवाल का जवाब हमें इस एक्ट में मिलना शुरू होता है। आइए इस पूरी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चोट कहाँ लगी, वो थी आर्थिक मोर्चे पर। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की उस सबसे बड़ी ताकत पर वार किया जिसने उसे भारत में इतना मजबूत बनाया था, और वो थी व्यापार पर उसकी मोनोपोली। देखिए यहाँ कितना बड़ा फर्क आया। 1813 से पहले भारत के साथ व्यापार करने का लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। कोई और ब्रिटिश व्यापारी यहाँ आ ही नहीं सकता था। लेकिन ब्रिटेन में माहौल बदल रहा था। एडम स्मिथ की फ्री ट्रेड वाली बातें जोर पकड़ रही थी। ऊपर से नेपोलियन के साथ जंग की वजह से यूरोप के बाजार भी बंद पड़े थे, तो ब्रिटिश व्यापारियों को नए बाजार चाहिए थे। नतीजा, भारत का दरवाजा सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ये कंपनी के दबदबे पर पहली बड़ी और गहरी चोट थी। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कंपनी की ताकत रातों रात खत्म हो गई। उसे दो बहुत ही ज्यादा मुनाफे वाले धंधों में अपनी मोनोपोली बनाए रखने की छूट मिल गई थी। एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ होने वाला सारा का सारा ट्रेड। लेकिन इनके अलावा बाकी सब कुछ अब सबके लिए खुला था। आर्थिक बदलाव तो एक पहलू था, इसके साथ साथ चल रहा था एक और बड़ा बदलाव, राजनीतिक। इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार ने असल में कंपनी पर अपनी लगाम कसनी शुरू कर दी थी। मतलब ये था कि भारत में दिन प्रतिदिन का राजकाज तो अब भी कंपनी ही देख रही थी, लेकिन अब उसकी असली बागडोर ब्रिटिश क्राउन और पार्लियामेंट के हाथों में आ गई थी। यानी कंपनी अब अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती थी। तो ये नया पावर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। जमीन पर काम तो कंपनी कर रही है, लेकिन सारा पैसा, सारा रेवेन्यू, सब कुछ सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में था। और तो और, कंपनी इंडिया में जो भी कानून बनाएगी उसे लंदन में बैठी ब्रिटिश पार्लियामेंट रिव्यू करेगी। मतलब साफ था, कंट्रोल अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पैसे और पावर के अलावा इस एक्ट का एक और गहरा असर हुआ, और वो था भारत के समाज और संस्कृति पर। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। सच में इतने सालों से कंपनी मिशनरियों को भारत से दूर रखती थी। उसे डर था कि इससे बवाल हो सकता है, लेकिन अब पहली बार उन्हें ऑफिशियली भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत दे दी गई। ये भारत में ब्रिटिश कल्चरल असर का एक बिल्कुल नया चैप्टर था। और इसी सांस्कृतिक बदलाव से जुड़ा था एक ऐसा कदम जिसके नतीजे आज भी महसूस किए जाते हैं। भारत में सरकार की तरफ से औपचारिक शिक्षा की शुरुआत। 1,00,000 रुपए। अब सुनने में ये रकम शायद बहुत छोटी लगे है ना, लेकिन उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये एक बहुत बड़ी पहल थी। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के लिए बाकायदा एक बजट तय किया था, और इसके पीछे एक बहुत प्रैक्टिकल वजह भी थी। उन्हें अपना इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की जरूरत थी जो क्लर्क और छोटे मोटे अफसरों का काम कर सकें। पर इस शिक्षा नीति में एक बड़ा दिलचस्प, कह सकते हैं कि एक विरोधाभास भी था। एक तरफ तो ये अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान को बढ़ावा देने की बात कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ ये भारतीय साहित्य और विज्ञान को भी जिंदा रखने की वकालत करता था। तो इन सब बदलावों को अगर एक साथ देखें तो इस चार्टर एक्ट की विरासत क्या बनती है, इसका असली और दूर तक जाने वाला असर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अगर संक्षेप में समझें तो इस एक्ट ने कंपनी की व्यापारिक ताकत की कमर तोड़नी शुरू कर दी। इसने भारत के दरवाजे ब्रिटिश व्यापारियों और मिशनरियों की एक नई लहर के लिए खोल दिए। ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल भारत पर पहले से कई ज्यादा मजबूत और औपचारिक हो गया। और हाँ, इसने आने वाले समय में होने वाले शिक्षा और कानून के सुधारों के लिए एक जमीन तैयार कर दी। ये किसी चीज का अंत नहीं था, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 1813 का ये एक्ट कंपनी के राज का अंत था, या फिर यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की असली शुरुआत हुई थी? ये सोचने वाली बात है ना।